हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड रिसर्चर्स। आज मैं आपके साथ शोधगंगा वेबसाइट से हम कैसे रिसर्च गैप तक पहुंच सकते हैं, ये आज आपसे डिस्कस करने वाली। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको शोधगंगा वेबसाइट को कैसे यूज करते हैं या उसमें से हम कैसे थीसिस को रेफर कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद मैंने आपको गूगल स्कॉलर के बारे में बताया था। तो मैं आपको हेल्प करी कि जब हम पीएचडी रिसर्च प्रपोजल बनाने जाते हैं, हम कैसे टॉपिक सेलेक्ट करें या फिर मुझे कैसे आइडियाज आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस डेटाबेस मतलब आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और जैसे कि अब आप देखिए कि मैं आपको ये शोधगंगा वेबसाइट पर लेके जाती हूँ। और आपको पता है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से हूँ, तो मैंने क्या किया, ये सर्च में मैंने एक हमारे बहुत अच्छे प्रोफेसर सर है, लुहार अरविंद सर करके। तो उनकी मैंने ना सर्च में यहाँ पर कीवर्ड डाला है। ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हो। उस दिन जैसे मैंने आपको एक बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का सर्च करके, तो यहाँ पर मुझे जब गाइड का नाम पता है तो मैं यहाँ ओपन करती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ सर्च में डाल देती हूँ और मैंने गो कर दिया। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे बहुत सारे थीसिस मिल जाएंगे जहां पर अपलोड डेट है, टाइटल है, रिसर्चर के नाम है और गाइड्स के नाम है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से कोई टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे एक नवसीन मिस्त्री मैडम करके रिसर्चर है, उनकी थीसिस यहाँ पर दिखती है और लुहार सर उनके गाइड है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और मैं रीड करती हूँ टाइटल। तो जब मैंने यहाँ क्लिक किया है तो मुझे उनकी थीसिस ओपन हो जाती है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था ये साइटेशन डिटेल्स है। जब भी आप एक रिसर्चर बन जाते हैं, आपको क्या याद रखना है कि आप कुछ भी जब भी सर्च कर रहे हैं और जिसका भी वर्क को आप यूज करें, आप उनको एक्नॉलेज जरूर। तो ये शोधगंगा हैंडल है। तो यहाँ पर आपको ये यूआरएल जो है ये कॉपी कर सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए, आप इन्होंने टाइटल भी बताया हमको, फिर रिसर्चर नेम, गाइड का नाम, और फिर हमारे पास कीवर्ड्स है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, उनकी कंप्लीटेड डेट है, ये यूआरएल है हमारे पास, और ये कौन से डिपार्टमेंट में कौन से रिसर्च सेंटर है, तो केपीबी हिंदुजा कॉलेज है जो हमारे मुंबई में उसका है। ठीक है, अब जब ये मैं ओपन कर रही हूँ थीसिस, तो मुझे यहाँ पर है ना टाइटल, सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट बाय कैंडिडेट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ ग्राफ्स, एब्रीविएशंस। ठीक है, ये हमारे मैंडेटरी प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप पीएचडी के लिए प्रपोजल बना रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, आपको वहां की गाइडलाइंस देनी और मतलब वहां की फॉलो करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट तो सबका सेम ही रहेगा, बट आप जो इंस्टीट्यूट से, जो रिसर्च सेंटर से, जो यूनिवर्सिटी से एसोसिएट होने वाले हैं, जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको वहां की गाइडलाइंस जाननी बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ, आप रिसर्च में जो भी डिसीजन लेते हैं, आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर और रिसर्च गाइड के साथ डिस्कस करके ले। मैं आपको बोल रही हूँ या कोई और आपको बोल रहा है, उससे नहीं होता काम। जब आप कहीं पर एडमिशन लेते तो आपको वहां के गाइडलाइंस, यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस, यूनिवर्सिटी के रूल्स, रिसर्च सेंटर के गाइडलाइंस, रिसर्च सेंटर के रूल्स और अपने रिसर्च सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करके आपको अपना प्रपोजल फाइनल करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आ जाती हूँ ये चैप्टर 1 पर। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, फिर आती है बिब्लियोग्राफी, फिर एनेक्शर्स आते हैं, फिर रेफरेंसेस आते हैं और रेकमेंडेशन। तो अगर आप ये रेकमेंडेशन को ओपन करेंगे तो आप, मैं इसको अलग टैब में ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पर रेकमेंडेशन में आपको मिल जाएगा, ये देखिए मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, स्कोप फॉर फर्दर स्टडी। ठीक है, अब ये स्कोप फॉर फर्दर स्टडी क्या होती है, ये जो रिसर्चर ने काम कर लिया, उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, उन्होंने जो अपनी रिसर्च का मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था, हाइपोथेसिस का, वो प्रूव कर दिया। बट हर एक रिसर्च का एक लिमिटेशन होता है और हर एक रिसर्च बताती है कि हमने क्या काम किया और उसके अलावा बाद में फ्यूचर में क्या काम हो सकता है। तो जब भी आप यहाँ पर आते हो, कोई टाइटल को सर्च करते हो, आप ये रेकमेंडेशन पर या जो भी लास्ट चैप्टर रहता है उस थीसिस का, उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम फर्दर काम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इससे आइडियाज मिलते हैं। तो जो हम रिसर्च गैप, मुझे मार्केट में नया क्या है कैसे पता लगेगा, या रिसर्च किसके ऊपर अब तक नहीं हुई है, वो हम ढूंढने के लिए ये स्कोप फॉर फर्दर स्टडी। और आपको हर थीसिस में, हर अच्छी थीसिस और हर अच्छे रिसर्च पेपर में आपको स्कोप फॉर फर्दर स्टडी मिलेगा, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ मतलब रिसर्च। ठीक है, एक अच्छी रिसर्च कहते हैं एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है जिसका रिसर्चर सॉल्यूशन निकालता है, और हमेशा वो एक नई प्रॉब्लम बता के एंड होती है।
क्योंकि रिसर्च इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। आज आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च हमेशा एक नैरो डाउन होता है। जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देती हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम कर रही हूँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मुंबई, फिर मुंबई के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास टू टाइप्स के, एक रेल और एक रोड ट्रांसपोर्ट। फिर उसको मैंने नैरो डाउन किया, मैं सिर्फ बीएसटी बस पर आती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नैरो डाउन। अब मुंबई में आपको पता है बीएसटी बस की मोनोपोली है, ठीक है, बाकी सब प्राइवेट बसेस रहेगी, बट पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हमारे पास सिर्फ बीएसटी बस है। तो देखिए ब्रॉड टॉपिक को नैरो करना है। हमारा नेट सेट का भी क्वेश्चन आता है कि रिसर्च नैरो होनी चाहिए या ब्रॉड, तो कभी भी रिसर्च को ब्रॉड से नैरो पर लाना हमारी जिम्मेदारी। हम सब कुछ अचीव नहीं कर सकते एक थीसिस से, एक रिसर्च प्रॉब्लम से, कुछ ऑब्जेक्टिव से। सो देर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर फर्दर स्टडी। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट गैप? दिस इज हाउ यू कैन स्टडी अ थीसिस। आप शोधगंगा वेबसाइट पर जाइए, आप गूगल स्कॉलर पर जाइए, गूगल स्कॉलर पर आपको रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है, उसमें एंड में या एब्स्ट्रैक्ट में लास्ट लाइन में आपको मिल जाएगा कि फर्दर स्टडी ऑन दिस टॉपिक्स कैन बी कैरिड आउट, जो हमारी स्टडी की लिमिटेशन। और हर एक अच्छी रिसर्च स्टडी की लिमिटेशन होती है, क्योंकि एक अच्छा रिसर्चर सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ब्रॉड टॉपिक है, उसमें बहुत सारे आपको आइडियाज मिलेंगे। तो यहाँ पर स्कोप फॉर फर्दर स्टडी हमको जो मिलता है कंक्लूजन के बाद, तो हम पढ़ते हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा है द एनालिसिस हैज बीन कैरिड आउट एंड प्रोवाइडेड इन दिस स्टडी suggest a number of areas where further research can be conducted. This scope for the further study are the outcome of the objective number 7 of the study. ठीक है, तो पहला वो बता रहे रिसर्चर है स्टडी PMGDY स्कीम। अब ये स्कीम क्या है वो आप स्टडी कर सकते हैं। From the view of the account holders and public sector bank experts belonging to Mumbai City, further research can be undertaken with reference to account holders and public sector bank experts belonging to other metro cities of India and also the other countries of the। तो बता रहे कि ये स्टडी मुंबई के मद्देनजर में रखे होंगे, तो ये सिटी दूसरी जगह पर रिपीट हो सकती है। जगह मतलब मेट्रो सिटीज, तो जब मैं मेट्रो सिटीज की बात करूं तो दिल्ली में हो सकती है, ठीक है, कोलकाता में हो सकती है, ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर हमको मिल गया ज्योग्राफिकल गैप। तो दिस स्टडी कैन बी यूज्ड, दिस स्टडी कैन बी द बेस फॉर अनदर स्टडी प्रोवाइडेड द ज्योग्राफिकल लोकेशन इज डिफरेंट, ठीक है। वही रिसर्च बार बार करके कोई मतलब नहीं है। तो अब जब मैम ने मुंबई में काम किया तो मैम सजेशन दे रहे हैं आप मेट्रो सिटीज पर कर सकते, तो यहाँ पर मुझे मिल गया ज्योग्राफिकल गैप। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, रिसर्चर हैज स्टडीड PMGDY स्कीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ एक्सपर्ट्स बिलोंगिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनली। फर्दर रिसर्च कैन बी अंडरटेकन विद रेफरेंस टू एक्सपर्ट्स बिलोंगिंग टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो देखिए एरिया कौन सा था स्टडी का, पब्लिक सेक्टर। अब मैम बता रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर पर फोकस कर सकते हो एंड ऑल्सो फ्रॉम द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट असिस्टिंग इन दिस स्कीम। तो यही स्टडी का प्रीव्यू ऑफ लिटरेचर बेस बना के आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर स्टडी कर सकते हैं। The current study is an analytical study focusing on the implementation and results of the scheme. In future, research can be taken up focusing on other angles like financial aspects, social welfare, impact on financial literacy. तो यहाँ पर फोकस किसके ऊपर था, एनालिटिकल स्टडी थी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट्स ऑफ द स्कीम। तो वो सजेशन में दे रहे हैं कि आप दूसरे एंगल जोड़ सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जोड़ सकते हैं, सोशल वेलफेयर इसी स्कीम के रिलेटेड। अब जैसे मैं आपको बताऊं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से पढ़ सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के व्यू पॉइंट से पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स के व्यू पॉइंट से पढ़ सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स, ऐसे डिफरेंट डिसिप्लिन से आप जोड़ सकते हैं। आजकल तो रिसर्च मल्टी डिसिप्लिनरी भी होती है, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स और कॉमर्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब मैं पॉवर्टी की बात करूं तो हम एक ऐसा टॉपिक है इलिटरेसी, आप उसको सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड से पढ़ सकते हैं, आप उसको इकोनॉमिक बैकग्राउंड से पढ़ सकते हैं, आप उसको कॉमर्स के व्यू पॉइंट से पढ़ सकते हैं। फोर्थ, प्रेजेंट स्टडी हैज कवर्ड ओनली वन स्कीम, PMGDY scheme. A researcher interested in studying the government schemes can also expand this study by studying in detail this scheme as a platform for other social security and social welfare. तो देखिए दूसरी स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स इसी एरिया में, डिफरेंट एरियाज में, तो वो पढ़ सकते हैं आप। द करंट स्टडी has studied only one financial inclusion scheme, which is PMGDY scheme. In the future, further study can be taken up that the research can study other financial inclusion schemes implemented by the Indian government on foreign governments in other countries. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है, तो हमारा टॉपिक हमने कैसे नैरो डाउन किया था, और अब हम अदर्स ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन। तो देखिए आपको कितना आसान हो गया, आपने एक थीसिस पढ़ी बट आपको उसमें से कितने सारे आइडियाज मिल गए। तो यही होता है डेटाबेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कहाँ पर सर्च करना है और कौन से अच्छे कंटेंट से आप अपनी रिसर्च स्टडी निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर। अब जब मैंने ये पढ़ लिया तो मैं जा सकती हूँ पूरी थीसिस पढ़ने, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया और एब्स्ट्रैक्ट के बाद फिर मुझे पता लग गया कि मैं
एंड कंक्लूजन से मुझे क्या स्कोप फॉर फर्दर स्टडी है, फिर आप ये थियोरी को बेस बना के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप जो भी यूनिवर्सिटी को फॉलो करें, आपको यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया था, थीसिस अपलोड हो रही है, हम डिजिटल इनिशिएटिव है ये भी एक, और नेट का हमारा क्वेश्चन भी आ चुका है कि शोध गंगा क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर और कुछ सर्च डाल सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर सपोज आपको कॉमर्स डालना है, तो देखते कॉमर्स स्टार्ट करके क्या आएगा, सर्च करते हैं। तो ये देखिए पेज रीलोड हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आपको मिल जाएगा इतने सारे कॉलेजेस के नाम, सेंटर्स के नाम। आप नीचे जाएंगे तो ये डेट भी अपलोडेड की है, एंड एम्पिरिकल स्टडी ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट, रिसर्चर के नाम है, गाइड्स के नाम दिए, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज इन केरला, तो वहां के रिसर्चर का नाम और उनकी गाइड का नाम। तो आप ऐसे स्टडी करते जाइए जो भी आपको लगे। ये देखिए क्रॉस कल्चर स्टडी। अब क्रॉस कल्चर स्टडी क्या होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपको कितना सारा यहाँ घर बैठे बैठे डेटाबेस मिल रहा है। तो आपको बस सर्च करना आना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, बट करेक्ट गाइडेंस उससे भी ज्यादा है। अब ये देखिए सोशल साइंसेस, उन्होंने बोला इस पर 10,025 थीसिस है, तो मैं क्लिक करती हूँ। ओपन हो रहा है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे डिसिप्लिन, ऊपर लिखा भी आप डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखिए ओपन हो गया है। सोशल साइंसेज में आपको देखिए 1003 तक पेजेस और नेक्स्ट पेज है। तो आप देखिए यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज इन शिवा गंगा डिस्ट्रिक्ट। फिर ये कोई भी आप ओपन कर लीजिए, डेट देख लीजिए। मैंने आपको बोला था कि शोध गंगा में रोज थीसिस अपलोड हो रही है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि अपलोड डेट और थ्योरी डेट, ये अपलोड डेट 7 सितंबर है, बट हो सकता है थीसिस पुरानी हो, तो आपको वो एक चेक करना है। नया थीसिस, होम पर जाते हैं। ओपन हो रहा है। तब तक मैं दूसरा देख लेती हूँ। ये तो मैं कॉपी करके रख लूंगी क्योंकि मुझे लगता है यूजफुल है। तो आप जब भी रिसर्च कर रहे हैं तो आप जरूर एक्नॉलेजमेंट दीजिए आपने जिनका भी थीसिस कंटेंट रेफर किया है। कभी कभी इंटरनेट स्लो होता है फिर, और डेटाबेस भी बहुत ज्यादा है यहाँ का, तो स्लो हो जाती है ओपन होने में। देखिए ये आ गया हमारा होम पेज। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है और हमारे 11,823 थीसिस है। आप अन्ना यूनिवर्सिटी देखेंगे तो 16,000 है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, आप ये यूनिवर्सिटी ओपन कर सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको लगता है आप ओपन करके उनके थीसिस को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ इज इजी, एंड रिसर्च प्रपोजल बनाना डिफिकल्ट काम नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि एज अ रिसर्चर हम अपनी थीसिस को ऐसे टॉपिक्स ले जो एक तो एकेडमिक लिटरेचर को भी कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर सोसाइटी के लिए भी कुछ बेनिफिट देते हैं। डिग्री सिर्फ हमारी क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बट कुछ अच्छे काम करके हम सोसाइटी का भी बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आ गया कि आप कोई भी थीसिस ओपन करते हैं उसका लास्ट चैप्टर में आपको वे फॉरवर्ड, स्कोप फॉर फर्दर स्टडी, फ्यूचर स्टडीज मिल जाता है, तो उसको बेस लेके रिव्यू ऑफ लिटरेचर बना के आप अपना रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करके अपनी स्टडी प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना तो आज आप होमवर्क कर ही लेंगे। आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे, तो मैं हमेशा बोलती हूँ एक डायरी और पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। आज हमने शोध गंगा में रिसर्च गैप कैसे ढूंढते हैं वो मैंने आपको बताया। पहले मैंने आपको शोध गंगा क्या बताया, गूगल स्कॉलर बताया, और आज मैंने आपको बताया कि आप कैसे कंक्लूजन जाके आप वहां से
गैप ढूंढ सकते हैं और आप अपनी स्टडी को प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और कॉन्टेक्ट्स के साथ शेयर कीजिए। और आपको जो टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहिए प्लीज मुझे बताइए। मैंने अपना पर्सनल नंबर भी अपनी काफी सारी वीडियोस में शेयर किया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी भी शेयर किया है। तो आपको जैसे लगता है आप कहीं पर स्टक है, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक मेरे चैनल से बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।